नागरिक संहिता की अवधारणा भारत में दशकों से बहस चल रही है और लंबे समय से कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा इसकी मांग की जाती रही है। यूसीसी को भारतीय संविधान में एक निर्देशित सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह विधिक रूप से परिवर्तनीय हो तो नहीं है, लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका अनुपालन कर सकती है। समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत में एक विभाजनकारी मुद्दा है, जिसके समर्थकों का तर्क है कि यह समानता एवं पंथ निरपेक्ष को बढ़ावा देगा, जबकि इसके विरोधियों का तर्क यह है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक अभ्यासों में हस्तक्षेप करेगा। कुल मिलाकर भारत में यूसीसी पर जारी बहस देश में विधि, धर्म, संस्कृति के बीच जटिल और संवेदनशील संबंधों को उजागर करती है, जिसका एक अलग दृष्टिकोण से समीक्षा की जानी चाहिए और इसे चरणबद्ध तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समान नागरिक संहिता भारत के लिए प्रस्तावित एक विधिक ढांचा है जो देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हो, विवाह, तलाक, गोद लेने अधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक या एक समान कानूनों को संहिताबद्ध और लागू करेगा। इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त हुई है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। भारत में व्यक्तिगत या पर्सनल लॉ की स्थिति क्या है? भारत में पर्सनल लॉ की स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून के विषय में समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों जो सिख, जैन, बौद्धों पर लागू होते हैं को संहिताबद्ध किया गया था। इस संहिता विधेयक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू अधिकार अधिनियम, हिंदू प्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। दूसरी ओर वर्ष 1937 का शरीयत कानून भारत में मुसलमानों के सभी कानूनों व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। इसमें कहा गया है कि दूसरी ओर नियंत्रित करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य व्यक्तिगत विवादों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक धार्मिक कुरान हदीस अपनी व्याख्या के आधार पर एक घोषणा करेगा। भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क, लैंगिक समानता की ओर कदम। भारत में व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संरक्षण से संबंधित मामले। समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क क्या है, जरा देख लेते हैं। लैंगिक समानता की ओर कदम। भारत में व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में। समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कानूनों की सरलता और स्पष्टता। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों के मौजूदा ढुलमुल तंत्र को नियमों के एक समूह से प्रतिस्थापित कर विधिक प्रणाली को सरल बनाएगी, जो व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून अधिक सुलभ हो जाएंगे और वे आसानी से समझ पाएंगे। एकरूपता और निरंतरता। समान नागरिक संहिता के कानूनों के अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यह सभी के लिए समान रूप से लागू होगी। यह कानूनों के अनुप्रयोगों में भेदभाव
असंगति के जोखिम को कम करेगी। यह धर्म व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्राप्त हो। आधुनिकीकरण और सुधार। समान नागरिक संहिता भारतीय विधि प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसमें सुधार की अनुमति देगी, क्योंकि यह समकालीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ कानूनों को अद्यतन करने और सामंजस्य बनाने का अवसर प्रदान करेगी। युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति। जबकि विश्व डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, युवाओं की सामाजिक प्रवृत्ति और आकांक्षाएं समानता, मानवता और आधुनिकता, सार्वभौमिक एवं वैश्विक सिद्धांतों से प्रभावित हो रही है। समान नागरिक संहिता के अधिनियम से राष्ट्र निर्माण में उनकी क्षमता को अधिकतम कर सकने में मदद मिलेगी। सामाजिक समरसता। समान नागरिक संहिता के सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु नियमों का एक सामान्य समूह प्रदान कर विभिन्न धार्मिक या सामुदायिक समूहों के बीच समान एवं संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती है। भारत में नागरिक संहिता के तर्क में विरुद्ध में तर्क क्या दिया गया है, ये देख लेते हैं थोड़ा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता। भारत धर्मों और संस्कृतियों, परंपराओं की समृद्ध विरासत वाला एक विविधतापूर्ण देश है। समान नागरिक संहिता को इस विविधता के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। सही बात है, क्योंकि यह धार्मिक सांस्कृतिक समुदाय विशेष के लिए विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर देगा। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता इस अधिकार का उल्लंघन करेगी, क्योंकि व्यक्तियों को ऐसे कानून का पालन करने की आवश्यकता होगी जो उनके धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं। आम सहमति का अभाव। भारतीय नागरिक संहिता के मुद्दों पर भारत में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय के बीच आम सहमति का अभाव है। इस परिदृश्य में इस तरह के संहिता को लागू करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए सभी समुदाय की सहमति एवं समर्थन आवश्यक है। जैसा कि हम कहना चाहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। और व्यवहारिक चुनौतियां। भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के मार्ग में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं, जैसे विधियों एवं प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के सामंजस्य की आवश्यकता और संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ संघर्ष की संभावना। राजनीतिक संवेदनशीलता। समान नागरिक संहिता भारत में एक अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा भी है और इसका उपयोग प्रायः विभिन्न दलों के द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। इस मुद्दे को रचनात्मक और गैर विभाजनकारी तरीके से संबोधित करना कठिन हो गया है। भारत में समान नागरिक संहिता की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है। अब तो देखा जा रहा है कि विवाह ऊंचे से नीचे से ऊंचे लोगों में हो रहा है, जातियों में। अब तो ये खत्म होते जा रहा है। शाहबानो केस। इस मामले में शाहबानो द्वारा भरण पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125, जो पत्नियों, बच्चों, माता पिता के भरण पोषण के संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, के तहत शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अनुशंसा भी की थी कि लंबे समय से लंबित समान नागरिक संहिता को अंततः अधिनियमित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरल मुग्दल निर्णय और पाउलो कंटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना
परेरा केस में भी सरकार से यूसीसी लागू करने का आह्वान करती है। अब देखते हैं इसके आगे की राह क्या है। फिर उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच, भारत में यूसीसी लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीका या ब्रिक या बाय ब्रिक अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, ना कि सर्वव्यापी या बहुप्रयोजी दृष्टिकोण। महज समान नागरिक संहिता लागू किए जाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि एक उपयुक्त और न्यायपूर्ण संहिता लागू करना। सामाजिक अनुकूलनशीलता पर विचार, समान नागरिक संहिता का खाका तैयार करते समय यूसीसी की सामाजिक अनुकूलनशीलता पर विचार करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कानून के उन क्षेत्रों से आरंभ करना उपयुक्त होगा जो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और निर्विवाद है, जैसा कि विवाह, तलाक संबंधी कानून। यूसीसी के लिए सर्वसम्मति और समर्थन के निर्माण में मदद कर सकता है, साथ ही नागरिकों के समक्ष विद्यमान कुछ सर्वाधिक दबावकारी मुद्दों को भी संबोधित कर सकती है। हितधारकों के साथ चर्चा और विचार विमर्श, इसके साथ ही यूसीसी को विकसित करने और लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को संलग्न किया जाना उपयुक्त होगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहिता विभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी तथा इससे सभी नागरिकों द्वारा उचित और वैध रूप में देखा जाएगा। देखते हैं अब दोस्तों अभ्यास के प्रश्न में क्या है। भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में के तर्कों की विवेचना कीजिएगा और देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर इस तरह की संहिता को संभावित प्रभाव के मूल्यांकन कीजिएगा। तो दोस्तों आप सब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।